कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए निकल चुके हैं, जहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी भी की गई है। अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी उनके स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता भी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहले से ही मौजूद हैं। इससे पहले जब वो पटना से दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का वेलकम किया। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब से बस कुछ ही देर का वो पल होगा जब नितिन नवीन यहां पर पहुंचेंगे और बहुत कुछ साफ हो चुका है, क्या अपडेट है? जी, आपसे थोड़ी देर में नितिन नवीन आने वाले हैं यहाँ पे। और जैसा कि आपने बताया, गृहमंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इस तरह के नेता अंदर बैठे हुए हैं। और बाहर के गेट की बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़, तेजस्वी सूर्या, तरुण चुग, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, ये सब लोग गेट तक वेट कर रहे हैं। और यहाँ जब एक बार नितिन नवीन आएंगे तो पहले जाकर अपना पदभार संभालेंगे और उसके बाद बीजेपी के ग्राउंड फ्लोर में, बीजेपी का जो मुख्यालय है उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक मल्टीपर्पज हॉल है, वहां पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और तस्वीरों के हिसाब से देखिए कि बीजेपी फैसला कैसे करती है कि नितिन नवीन, जो कि कल उनके अनाउंसमेंट से पहले तक अगर जेपी नड्डा से उनको मुलाकात करनी हो तो न जाने कितना वक्त करना पड़ता, उनको अनुरोध करना पड़ता। और आज की तस्वीर में देखिए कि एक बार जैसे ही पार्टी ने फैसला किया, वो बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पैरेलल यानी कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी नितिन नवीन, और उनकी तस्वीर लगाई गई है। और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये होता है बीजेपी का संगठन का काम करने का अपना तरीका, जहां पार्टी एक बार अगर कोई फैसला ले लेती है, उस फैसले लेने के बाद बीजेपी का पूरा संगठन उस फैसले के साथ खड़ा रहता है। और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की बात करें तो वैसा ही माहौल नजर आ रहा है, जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार का कोई व्यक्ति बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा 14 जनवरी के बाद। और क्योंकि उस समय बीच का एक महीना जो खरमास का महीना रहता है, तो जाहिर तौर पर चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो एक औपचारिकता होगी और उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए 14 जनवरी तक इंतजार करना होगा। और उसके बाद एक बार जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो अप्रैल के आसपास बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जहां उस को रेटिफाई किया जाएगा। लेकिन नितिन नवीन फिलहाल बस पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां वो अपना पदभार संभालेंगे। और एक बड़ी चुनौती रहेगी इस लिहाज से कि अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ में 43 वर्ष की उम्र में तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी 1975 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, तब उनकी उम्र 45 साल थी। नितिन नवीन बन रहे हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे 1.5 महीने के अंदर, उनकी उम्र भी 45 साल। अमित शाह की बात कर लें तो वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र थी 49 साल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्लब में नितिन नवीन को शामिल किया गया है। और पिछले 2 दशक में आप देखें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने 3rd जनरेशन पे आ चुकी है। बिल्कुल। देवेंद्र, जरा ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके की भूमिका बिहार के चुनाव में नितिन नवीन ने निभाई थी और अब आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है और समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलती रही है, एक साथ सभी के सवालों के जवाब भी क्या बीजेपी ने दे दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के करीबी होने का फायदा भी यहां पर नितिन नवीन को मिला है? और निश्चित तौर पर नितिन नवीन की जो सबसे बड़ी खासियत आप ये कह सकती हैं वो ये कि प्रदेश के नेता हों या फिर राष्ट्रीय नेता हों, सबके साथ जब जो उनका इंटरेक्शन होता है तो वो एक छाप जरूर छोड़ देते हैं। वो ये छाप रहती है कि बेहद सौम्य व्यक्ति हैं, ग्राउंडेड व्यक्ति हैं और कोई पॉलिटिकल ईगो जिसे कहते हैं, जो एक हैंगओवर कहते हैं कि अगर आप सत्ता में हैं या संगठन में हैं और उस हैंगओवर को लेकर चल रहे हो, ऐसी नितिन नवीन की छवि कभी नहीं रही। 2006 में जब पहली बार विधायक बने और 2006 से लेकर 2025 के भी उनके व्यक्तित्व को अगर आप कोई देखे तो वो इसी बात की तस्दीक करेगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी ने, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उनका जो फोकस रह रहा है हाल के दिनों में कि ईस्टर्न इंडिया पे, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो या फिर पॉलिटिकल मामले में, तो उस पर भी एक बड़ा फोकस है। बंगाल की अगर बात कर लें तो बंगाल में तकरीबन 12% के आसपास कास्ट वोटर बताए जाते हैं, जिस कास्ट से नितिन नवीन भी आते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स किनारे थे। मुख्य वजह ये थी कि बीजेपी अब जेन नेक्स्ट में जा रही थी और एक ऐसे चेहरे को आगे कर रही है। और ये फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में आपको दिखा, इससे पहले भी आप देखें, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया रेखा गुप्ता को, तो पार्टी में रेखा गुप्ता से सीनियर और बड़े नाम मौजूद हैं, बावजूद उनके उन सबको दरकिनार करके रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। राजस्थान की बात कर लें तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो पार्टी की ये कोशिश नजर आ रही है
कि वो आगे की तरफ कदम बढ़ा रही है। और पीएम मोदी ने कई बैठकों में बीजेपी को, जो कोर ग्रुप की बैठक होती थी, उसमें इस बात पे वो जोर देते थे कि यहां तक बीजेपी आई है बड़े नेताओं की बूते, अब जिम्मेदारी यह है कि ऐसे नेताओं को आगे किया जाए जो कि अगले 2 से 3 दशक तक बीजेपी के लीडरशिप को आगे बढ़ाते रहे, बीजेपी संगठन को आगे बढ़ाते रहे अपने लीडरशिप के द्वारा। और उसी कोशिश के तौर पे आप समझ सकती हैं नितिन नवीन की बात। बिल्कुल देवेंद्र, मैं इसी पर आने भी वाली थी कि जिस तरीके से चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना और प्रधानमंत्री का बार बार युवाओं से यह आह्वान करना कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति ज्वाइन करें और देश को आगे बढ़ाएं, तो क्या अब ये एक नया प्रयोग हो रहा है जहां युवा चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है, युवाओं को आगे किया जा रहा है ताकि देश की राजनीति को एक नए सिरे से तैयार किया जा सके, बदलाव लाया जा सके? बिल्कुल प्रिया, और ये वाकई एक एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से है कि जब पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हों, आप देखें तो जिन लोगों के नाम चल रहे थे, जिन लोगों के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, और ऐसा नहीं था कि वो चर्चाएं शिगुफा थी या सुबुगाट थी, वाकई वो गंभीरता के साथ वो चर्चा में थी, जिसका नतीजा ये था कि इतना लंबा वक्त अगर लगा नितिन नवीन के नाम के चयन के पीछे, जेपी नड्डा का कार्यकाल कब तक खत्म हो चुका था, फिर एक्सटेंशन दिया गया, लोकसभा चुनाव चलते वो भी समय बीत गया, बावजूद इसके अगर अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, भूपेंद्र यादव की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, ऐसे कई सारे नाम आपको नजर आएंगे जो पार्टी में बहुत कद्दावर नेता हैं। उन सारे नामों के बीच में अगर एक फैसला किया जाता है जो कि राष्ट्रीय टीम में युवा मोर्चा में जरूर थे, लेकिन बीजेपी की नेशनल टीम में किसी कोई पदधारी नहीं रहे, नितिन नवीन कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, कभी राज्यसभा में नहीं रहे, 5 बार के विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में ही 2 बार के मंत्री रहे, तो उस नाम को चयन करना इतने सारे नेताओं के बीच में वो अपने आप में एक बड़ा बोल्ड और साहसिक फैसला आप कह सकती हैं। और ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो आगे की राह है वो किस दिशा में देख रहे हैं, और एक जो सेट पैटर्न होता है, जो पॉलिटिक्स का जो सेट ग्रामर होता है, उससे उलट उत्तर प्रदेश के फैसले को ही अगर आप देख लें, एक दिन पहले जो यूपी का फैसला लिया गया, आमतौर पर यह माना जाता था कि एक भौगोलिक क्षेत्र से अगर एक कोई बड़ा व्यक्ति है तो दूसरे को वहां से ना दिया जाए, लेकिन गोरखपुर से मुख्यमंत्री और गोरखपुर से ही बीजेपी ने अपने यूपी का अध्यक्ष भी दे दिया, वहां से एक गवर्नर भी है, वहां से पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो जो आमतौर पर जो सेट पॉलिटिकल ग्रामर होता है, नरेंद्र मोदी कभी वैसा नहीं सोचते, और इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जैसे लोग जो कि रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल नेताओं से बातचीत करके उन सोर्स के आधार पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी उस चीज को नहीं पकड़ पाते। जैसे नितिन नवीन के नाम की बात कर लें, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जो ये सजेस्ट करे पार्टी का नेता कि इस नाम पे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये भी हो सकते हैं। तमाम दूसरे नाम आते थे लेकिन ये नाम नहीं आता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया और पार्टी पूरी तरह से उस फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो अपने आप में ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जो फैसला लेने का जो तरीका है वो कितना अलग है और किस प्रकार के वो फैसले लेते हैं। अमित शाह को भी आप सोचे कि जब पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, और उसके बाद जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो महज 49 साल उम्र थी उनकी, और अब फिर नितिन नवीन 45 साल की उम्र के व्यक्ति। अमित शाह ने कैसा परफॉर्म किया राष्ट्रीय स्तर पर सबने देखा। अब नितिन नवीन के सामने वही जिम्मेदारी होगी, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए या सिक्किम के प्रभारी रहते हुए नितिन नवीन ने पहले ही बहुत क्लोजली काम किया था गृह मंत्री अमित शाह के साथ। 2019 में वो सिक्किम के प्रभारी थे और उन्हें उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे 3 साल, और इस लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। तो अमित शाह के साथ बहुत क्लोजली उन्होंने काम किया था। दूसरी चीज ये कि इस बार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी खुद वो चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से, लेकिन बांकीपुर सीट पे फोकस करने के बजाय पूरे राज्य की जो जीविका दीदी हैं उनके कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों के ऊपर थी, और उस हिसाब से 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पर अपनी सांगठनिक क्षमता से, अपनी काबिलियत से नितिन नवीन ने पार्टी के टॉप लीडरशिप को अच्छा खासा इंप्रेस कर लिया। और शायद वो एक समय रहा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सोचा होगा कि नितिन नवीन का कद बहुत बड़ा किया जाए। हालांकि पहले के हिसाब से ये बात समझ में आ रही थी कि नितिन नवीन का कद बड़ा किया जा रहा है, वो इस लिहाज से समझ में आ रही थी कि जो भी कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी दिल्ली में, बिहार कोर ग्रुप की बैठक, उसमें नितिन नवीन रहते थे, तो ये बात तो समझ में आ रही थी कि नितिन नवीन के कद को बड़ा किया जा रहा था, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो कद इतना बड़ा किया जाएगा कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाए, कार्यकारी अध्यक्ष के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला फैसला, और जब मैं चौंकाने वाले फैसले की बात कर रहा हूं तो वो जर्नलिस्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि पार्टी के किसी भी नेता से हम लोग बात कर रहे हैं कल दोपहर के इस फैसले के बाद, तो सब जगह से यही फीलिंग आ रहा है।